नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने अम्ल एवं क्षारक को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम लवण साल्ट्स एवं पीएच वैल्यू को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं लवण या साल्ट से। देखिए, लवण या साल्ट को समझने के लिए हमें थोड़ी बहुत जानकारी अम्ल या क्षार की होनी चाहिए। तो अम्ल या क्षार क्या होते हैं? मैंने बताया था कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं उनको क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। तो आर्हीनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, जो स्वाद में कैसे खट्टे होते हैं, जिनका pH मान 7 से कम होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। और फिर क्या हो जाएगा? क्षारक हो जाएगा। तो आर्हीनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH नेगेटिव आयन देते हैं, राइट, उन्हें क्या कहा जाता है? क्षारक कहा जाता है, जो कि साबुन जैसे चिकने एवं स्वाद में कड़वे होते हैं। और इनकी pH वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 7 से अधिक होती है। अब अम्ल एवं क्षार, जब अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया होती है तो उसको ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसी उदासीनीकरण अभिक्रिया में ही क्या बनता है? लवण एवं जल प्राप्त होता है। अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया, राइट। तो उदासीनी अभिक्रिया क्या होती है? देखिए, वह अभिक्रिया जब अम्ल एवं क्षारक की क्या होती है? परस्पर अभिक्रिया होती है। तो अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इस उदासीनीकरण अभिक्रिया में ही अम्ल एवं क्षार के मिलने से ही लवण एवं क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। तो जो लवण है उनकी रासायनिक परिभाषा हम यहाँ से दे सकते हैं। 3 नंबर में अगर टिप्पणी आती है कि लवण क्या होते हैं, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाले आयनिक यौगिक को ही क्या कहा जाता है? लवण कहा जाता है या साल्ट कहा जाता है। अर्थात जब अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया होती है तो लवण एवं जल प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर जो साल्ट हैं उनके उदाहरण समझते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? साधारण नमक हो जाएगा, कास्टिक सोडा हो जाएगा, विरंजक चूर्ण हो जाएगा, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ये सभी लवण के क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे लवण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट। और यहाँ से भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि लवण की विशेषताएं क्या होती हैं, लवण के गुण क्या होते हैं, राइट। या लवण की परिभाषित करते हुए उसके गुणों पर चर्चा कीजिए। इस तरीके के जो प्रश्न है वो मुख्य परीक्षा में आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर लवण के गुण या लवणों की जो है विशेषताओं को समझते हैं, जिसमें पहला हो जाएगा कि जो है लवण या साल्ट ये ठोस अवस्था में होते हैं। तो लवण प्रायः ठोस पदार्थ होते हैं। और चूंकि ये आयनिक यौगिक होते हैं और आयनिक यौगिकों में वैद्युत संयोजक या आयनिक बंध होता है। अब आप समझिए कि जिन यौगिकों में आयनिक बंध होता है उनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इनके गलनांक एवं क्वथनांक जो है क्या होते हैं? उच्च होते हैं। तो ये प्राय ठोस पदार्थ होते हैं और ये आयनिक यौगिक होते हैं, अर्थात इनमें आयनिक बॉन्ड होता है, इसीलिए इनके गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ये जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। और जल में जैसे ही घुलते हैं तो ये आयनों में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। और जब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। यही कारण है कि जो साल्ट है या लवणों का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। इसी वजह से इनको विद्युत अपघट्य के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और ये कैसे यौगिक होते हैं? आयनिक यौगिक होते हैं। अब अगर आप देखें तो जब हमने रासायनिक बंध पढ़े थे उसमें मैंने आपको वैद्युत संयोजक
या आयनिक बंध पढ़ाया था और आयनिक यौगिकों की जितनी भी विशेषताएं बताई थी वो सारी की सारी विशेषताएं यहाँ पर लवण की विशेषताओं में सम्मिलित हो जाएंगी। साथ ही साथ जो प्रत्येक लवण होता है उसमें एक तो क्या होगा, धनायन होगा और एक ऋणायन होगा। उदाहरण के लिए जैसे अमोनियम क्लोराइड है तो इसमें NH4 प्लस का आयन हो जाएगा, Cl नेगेटिव आयन हो जाएगा। वैसे ही NaCl में अगर आप देखें तो Na प्लस आयन होता है और Cl नेगेटिव आयन होता है, जो कि आयनिक बॉन्ड से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। अब लवण के विलयन की प्रकृति को या pH मान को समझते हैं, और ये भी 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि लवण का जलीय विलयन किस प्रकृति का होता है, समझाइए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो लवण जो है, लवण अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। अर्थात जब अम्ल एवं क्षार को आपस में, या जब अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया होती है जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और इस अभिक्रिया में ही लवण एवं जल प्राप्त होते हैं। इसलिए सामान्यतः इनका जो pH मान है वो 7 या जल के बराबर होता है। परंतु कई बार जल में जो विलयन होता है, राइट, कई बार जो लवण का जलीय विलयन होता है उसकी प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उदासीन भी हो सकती है। कैसे, वो समझिए। देखिए, यदि लवण का जलीय विलयन है और लवण के जलीय विलयन में यदि H प्लस आयन अधिक मुक्त होते हैं, तो आप देखिए अगर H प्लस आयन अधिक मात्रा में होंगे तो उस विलयन की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। तो अगर H प्लस आयन अधिक मात्रा में होंगे तो उसकी pH वैल्यू 7 से कम होगी, अर्थात विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। अगर जलीय विलयन जो है उसमें OH आयनों की, राइट, OH नेगेटिव आयनों की संख्या अधिक है तो उसका pH मान जो है वो 7 से क्या होगा, अधिक होगा, और उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता, उदासीन होता, जिसकी pH वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। लेकिन अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। क्यों? क्योंकि इसका pH मान होता है 6, और 6 हुआ तो अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय। वैसे ही सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन की प्रकृति होती है क्षारीय, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन का pH मान होता है 9, राइट। अब इसी आधार पर जो है, एक तो हमने एक तरीके से बेसिक समझ लिया, और अब हम जो है यहाँ पर लवणों के जो है प्रकार को पढ़ेंगे। तो ये भी 11 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि लवण क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकारों को लिखिए, राइट। या फिर 5 नंबर में जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिश्रित लवण किसे कहते हैं, संकर लवण किसे कहते हैं, या द्विक लवण किसे कहा जाता है, या प्रबल लवण क्या होता है। तो इसको हम बहुत अच्छे से यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लवणों के प्रकार या टाइप्स ऑफ क्या हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा, राइट। उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, उदासीन लवण हो जाएगा। देखिए उदासीन लवण कैसे बनता है। सबसे पहली चीज तो ये है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में जब अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया होती है तो लवण एवं जल बनता है, राइट। और उदासीन लवण कब प्राप्त होता है, देखिए अगर प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार, राइट, या दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार, तो जब वह उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसमें प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो उससे उदासीन लवण प्राप्त होता है, राइट, जिसका pH मान कितना होता है, 7। तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों की उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो उससे उदासीन लवण प्राप्त होता है जिसका pH मान 7 होता है, और इसी ही हम क्या कहते हैं, सामान्य लवण कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। और अभी हमने पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन का जो pH मान होता है वो कितना होता है, 7। अब दूसरा हो जाएगा यहाँ पर अम्लीय लवण। अम्लीय लवण का मतलब क्या हुआ कि यदि उदासीनीकरण अभिक्रिया में प्रबल अम्ल भाग लेता है और दुर्बल क्षारक भाग लेता है, राइट। और हमने देखा था कि प्रबल अम्ल क्या होता है, राइट, वह अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है,
और अधिक मात्रा में H+ आयन जो है देता है उसको ही हम प्रबल अम्ल कहते हैं। तो अगर उदासीनीकरण अभिक्रिया में प्रबल अम्ल होगा और दुर्बल क्षारक होगा, राइट, तो इस स्थिति में जो लवण प्राप्त होगा वो कैसा होगा, अम्लीय लवण होगा, जिसका pH मान 7 से क्या होगा, कम होगा। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, अमोनियम क्लोराइड, राइट। तो अमोनियम जो क्लोराइड है वो एक कैसा है, अम्लीय लवण होता है। फिर हो जाएगा क्षारकीय लवण, तो वह उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसमें अम्ल कैसा हो, दुर्बल, और क्षारक कैसा हो, प्रबल। सीधी सी, अगर प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, उदासीन। अगर प्रबल अम्ल है तो अम्लीय लवण, अगर प्रबल क्या है, क्षारक है, तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक है तो उसको क्षारकीय लवण कहते हैं, जिसका pH मान 7 से अधिक होता है। और अभी हमने देखा था कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका जलीय विलयन का pH वैल्यू 9 होती है, अर्थात सोडियम कार्बोनेट जो है वो कैसा होता है, प्रबल जो है क्षारकीय लवण होता है, राइट। अब अगला हो जाएगा मिश्रित लवण, यह क्या हो जाएगा, मिक्स्ड सॉल्ट हो जाएगा। ये भी बहुत आसान है, राइट। ऐसे लवण जिनमें 2 या 2 से अधिक क्षारकीय अम्लीय मूलक उपस्थित हो, राइट। तो ऐसे लवण जिनमें 2 या 2 से अधिक अम्लीय मूलक या क्षारीय मूलक उपस्थित हो उसको ही मिश्रित लवण कहते हैं, राइट। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण, तो CaOCl और Cl। तो आपको पता होगा कि जो विरंजक चूर्ण है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CaOCl2, राइट। तो CaOCl2 या CaOClCl, ये जो है रासायनिक दृष्टि से अधिक उपयुक्त नाम है। तो जो विरंजक चूर्ण है वो कैसा होता है, एक मिश्रित लवण होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं संकर लवण, या क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स साल्ट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, देखिए, वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धनायन के साथ एक उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं, संकर या जटिल लवण कहलाते हैं। बिल्कुल 3 नंबर की परिभाषा। संकर लवण क्या है, तो वे लवण जिनमें आयन या उदासीन अणु किसी धनायन के साथ में उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, संकर लवण कहा जाता है। और जब इनको जल में घोला जाता है तो ये संकर आयन क्या करते हैं, प्राप्त होते हैं, या संकर आयन देते हैं। और विलयन में जो संकर आयन है ये अपने अवयवों में वियोजित नहीं होते हैं और इनका अपना अलग अलग क्या होता है, अस्तित्व होता है। तो 5 नंबर में पूछे तो पहली परिभाषा, वे लवण जिनमें आयन या उदासीन अणु किसी धनायन के साथ में एक उप सहसंयोजक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसको संकर लवण कहते हैं, और जल में घुलने पर ये संकर आयन देते हैं, राइट। और ये अपने आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। इसके 2 उदाहरण हो जाएंगे। एक क्या हो जाएगा यहाँ पर, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और ये आप मुख्य परीक्षा में जो जितने भी जटिल रासायनिक सूत्र हैं कई बार इनको लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि मुख्य परीक्षा में अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो मार्क्स आपके वहाँ पर कट सकते हैं। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड, राइट, K4। अब पोटेशियम है तो पोटेशियम के लिए K4 हो जाएगा, फेरो Fe आ गया, और साइनाइड हो जाएगा तो CN6। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक संकर लवण हो जाएगा। फिर पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड हो जाएगा, तो सबसे पहले पोटेशियम K2 हो जाएगा, राइट। फिर मर्क्यूरिक क्या हो जाएगा, Hg, आयोडाइड क्या हो जाएगा, I4, तो K2HgI4 इत्यादि जो है वो कैसे होते हैं, संकर लवण होते हैं। अब द्विक लवण, देखिए द्वि लवण की जो परिभाषा है ये भी कई बार जो है परीक्षाओं में पूछी गई है और ये पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। तो 3 नंबर की सबसे सटीक परिभाषा हो जाएगी कि देखिए, जब 2 सरल लवणों के जलीय विलयन का बाष्पीकरण किया जाता है तो उससे प्राप्त लवण को ही क्या कहा जाता है, द्विक लवण कहा जाता है, राइट। तो 2 सरल लवणों के जलीय विलयन के बाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण या क्या कहा जाता है, डबल साल्ट कहा जाता है, राइट। और इनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में ही रह सकता है और इनमें सरल लवणों का जो अनुपात है वो निश्चित होता है। उदाहरण हो जाएगा
पोटास एलम, और पोटास एलम को ही क्या कहते हैं, फिटकरी कहते हैं। तो पोटास एलम या फिटकरी डबल साल्ट का क्या है, उदाहरण है। तो पोटास एलम या फिटकरी डबल साल्ट का उदाहरण है, जिसका सूत्र होता है K2SO4.Al2SO4 राइट, K2SO4.Al2SO4 पॉइंट में क्या हो जाएगा 24H2O। ये पोटास एलम या फिटकरी का रासायनिक सूत्र है। फिर मोहर लवण, राइट, मोहर लवण का भी रासायनिक सूत्र होता है FeSO4NH42SO4.6H2O। तो 2-3 बार आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद रखें। तो पोटास एलम का सूत्र हो जाएगा K2SO4, राइट, पोटेशियम SO4 K2SO4, फिर Al2SO4 यहाँ पर 24H2O, और मोहर लवण में FeSO4NH42, फिर SO4 6H2O। ये जो है द्विक लवण के उदाहरण हो जाएंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण लवण एवं उनके गुणधर्मों को समझते हैं। यहां से 11 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि लवण को परिभाषित करते हुए कुछ महत्वपूर्ण लवणों के उपयोगिता एवं महत्व को समझाइए। या हो सकता है कि 5 नंबर पे किसी जैसे पूछ लिया जाए कि कास्टिक सोडा क्या होता है, इसके विभिन्न उपयोग लिखिए। या फिर हो सकता है 3 नंबर में साधारण नमक पर टिप्पणी आ जाए। तो हम यहाँ पर एक एक करके जितने भी महत्वपूर्ण साल्ट्स हैं उनको यहाँ पर अच्छे से स्टडी करेंगे। सबसे पहला हो जाएगा साधारण नमक। साधारण नमक को खाने का नमक भी कहा जाता है, और इसका रासायनिक सूत्र NaCl, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। और हमने देखा था कि जो सोडियम क्लोराइड है या NaCl, ये एक उदासीन या साधारण क्या है, लवण है, क्योंकि यह उदासीनीकरण जो अभिक्रिया में प्रबल अम्ल में क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस का प्रबल क्या हो जाएगा, क्षार। तो प्रबल अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रबल क्षार में क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार की अभिक्रिया होती है तो उससे ही उदासीन लवण प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ पर NaCl बनेगा और क्या हो जाएगा H2O। तो ये हो जाएगा यहाँ पर एक तरीके से क्या हो जाएगा, साल्ट, और ये क्या हो जाएगा, वाटर। तो ये प्रबल अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्रबल क्षार NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होता है। इसके साथ ही प्राकृतिक रूप से अगर हम देखें तो जो समुद्री जल है उसमें लवणता बहुत अधिक होती है, और समुद्री जल के बाष्पीकरण से ही खनिज के रूप में जो है साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। इसके 2 उपयोग हैं, एक तो खाने में साधारण नमक का हम प्रयोग करते हैं, और दूसरी चीज खाद्य परिरक्षक में विभिन्न प्रकार के अचार, मुरब्बे, उनको सुरक्षित रखने के लिए भी नमक का प्रयोग किया जाता है। अगला हो जाएगा कास्टिक सोडा। तो देखिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH होता है। अब कास्टिक सोडा बनता कैसे है, इसको भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, या हो सकता है कोल क्षार अभिक्रिया 3 नंबर में पूछ ली जाए। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह विभोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, और इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, कोल क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक, राइट, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ही सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कोल क्षार अभिक्रिया कहते हैं, जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। जैसे ये समझिए, 2NaCl साधारण नमक प्लस का क्या हो जाएगा, जल। अब इसमें अगर हम क्या प्रवाहित कर दें, विद्युत धारा, तो साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होगा, 2NaOH प्राप्त होगा। साथ ही साथ क्लोरीन गैस भी निकलेगी और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, और यही क्या है, कोल क्षार अभिक्रिया है। तो कोल क्षार अभिक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्लोरीन एवं हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न होती है। और कास्टिक सोडा का प्रयोग किस में करते हैं, साबुन बनाने में,
राइट, साबुन बनाने में, साथ ही साथ घर एवं कारखानों के शुद्धिकरण में कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। राइट, अब हम बात करते हैं विरंजक चूर्ण। तो देखिए विरंजक चूर्ण जो है इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, राइट, CaOCl2 होता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, OCl और क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, या CaOCl2 जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड को लिखा जाता है। अब सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता कैसे है, ये कैसे प्राप्त होता है, तो उसकी भी हम यहाँ पर जो है अभिक्रिया लिख सकते हैं कि देखिए जब जो है शुष्क बुझा हुआ चूना, राइट, बुझा हुआ चूना मतलब जल योजित, तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की अभिक्रिया होती है। राइट, तो शुष्क बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन गैस की अभिक्रिया होती है तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, या ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, निर्माण होता है, CaOH2। ये क्या हो जाएगा, शुष्क बुझा हुआ चूना हो जाएगा, इस पर क्लोरीन गैस, तो CaOCl2 और क्या निकलेगा, जल निकलेगा। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर जैसे ही क्लोरीन की अभिक्रिया होगी तो उससे विरंजक चूर्ण जो है वो प्राप्त होता है या उसका निर्माण होता है। और औद्योगिक उत्पादन जो है वो हैसन क्लेवर संयंत्र में इसका है औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। अब जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है, तो एक एक करको आप याद रखेंगे। देखिए रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। फिर पेयजल को जीवाणु मुक्त करने के लिए जो है विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, तो रासायनिक उद्योगों में अपचायक के रूप में, फिर रोगाणुनाशक के रूप में पेयजल को जीवाणु मुक्त करने में, राइट। साथ ही साथ जो सूती वस्त्र हैं एवं लिनेन, तो सूती वस्त्र एवं लिनेन के क्या हो जाएगा, विरंजन में हो जाएगा। कागज फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन में हो जाएगा। लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के जो है विरंजन में जो है विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, राइट। अगला हो जाएगा यहाँ पर बेकिंग सोडा। तो जो बेकिंग सोडा है उसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, NaHCO3 होता है, और इसको ही हम क्या कहते हैं, खाने का सोडा कहते हैं, राइट। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, राइट। तो ध्यान रखें, बेकिंग सोडा खाने का सोडा, उसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और उसको ही सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, और ये एक दुर्बल असंक्षारकीय लवण होता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो अगर आप देखें तो कई बार जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि जो दाल है वो आसानी से पकती नहीं है, तो उसमें सोडा डाला जाता है, राइट। तो खाने को शीघ्रता से पकाने में जो सोडियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको खाने का सोडा भी कहते हैं, राइट। तो बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं। इसके साथ ही जो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर टार्टरिक अम्ल और बेकिंग सोडा का जो है बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल और बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला हो जाएगा पेट की अम्लीयता को दूर करने में, जो एसिडिटी है उसको दूर करने में किसका, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है और अग्निशामक यंत्र में। तो ये इतना याद रखें, राइट। खाने में जो है खाने में एक तरीके से खाने को शीघ्रता से पकाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल के साथ में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, पेट की अम्लीयता को दूर करने में और अग्निशामक यंत्र में। चलिए, तो ये बेकिंग सोडा खाने का सोडा। फिर अगला हो जाएगा धावन सोडा। देखिए धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, राइट। सोडियम कार्बोनेट और Na2CO3 इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट,
ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, और ये एक क्षारकीय लवण होता है। इसकी प्राप्ति कैसे होती है? देखिए, सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करने से धावन सोडा क्या होता है? प्राप्त होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 2NaHCO3 क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उससे क्या प्राप्त होगा? Na2CO3 प्लस का H2O और क्या होगा? CO2, राइट। अब जब जो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट का जब हम पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे तब जाकर क्या होगा? सोडियम धावन सोडा प्राप्त होगा। तो Na2CO3 प्लस 10H2O, तो यहाँ पर Na2CO3.10H2O, इसको ही क्या कहा जाता है? धावन सोडा कहा जाता है। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और सोडियम कार्बोनेट का जब पुनः क्रिस्टलीकरण होते हैं तो उससे धावन सोडा जो है वो प्राप्त होता है Na2CO3.10H2O। ये धावन सोडा का क्या है? एग्जैक्ट फॉर्मूला है। अब धावन सोडा का उपयोग क्या क्या होते हैं? तो जो सोडियम कार्बोनेट है उसका प्रयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है, राइट। तो कांच, साबुन और कागज उद्योग में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होते हैं। बोरेक्स, जिसका रासायनिक सूत्र ध्यान रखें आप, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो बोरेक्स Na2B4O710H2O के उत्पादन में किया जाता है, राइट। और यहाँ पर जो रासायनिक सूत्र है मैं इसको इसीलिए इतना फोकस कर रहा हूँ क्योंकि हमारे मुख्य टॉपिक में ये लिखा है तत्वों के रासायनिक नाम और उनके गुण। इसीलिए अगर हम देखें तो चाहे तत्व हो, यौगिक हो, उनके रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए। वो टॉपिक हमने पहले ही पढ़ लिया है, लेकिन ये भी क्या है? एक तरीके से अगर देखें तो कंपाउंड है, तो इसका भी रासायनिक सूत्र मुख्य परीक्षा में 3 नंबर में पूछ सकते हैं। तो बोरेक्स का Na2B4O710H2O के उत्पादन में होता है, घरों की साफ सफाई में और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हो जाएगा आगे नीला थोथा। नीला थोथा का रासायनिक नाम होता है काफर सल्फेट CuSO4, राइट। तो CuSO4 कापर सल्फेट को ही क्या कहते हैं? नीला थोथा कहते हैं। तो इसका रासायनिक नाम होता है कापर सल्फेट CuSO4, और इसे ही तूतिया भी कहा जाता है। देखिए, जो कापर सल्फेट होता है, कापर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला होता है। तो कापर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है वो नीले रंग का होता है, राइट। और इसमें 5 अणु क्रिस्टल जल का होता है, राइट। तो कापर सल्फेट का जो क्रिस्टल है वो नीले रंग का होता है, राइट। जब इसको गर्म करते हैं तो सफेद रंग का जो है लवण प्राप्त होता है। तो CuSO4.5H2O, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर कापर सल्फेट हो जाएगा, इसको नीला थोथा कहते हैं, और ये CuSO4 प्लस 5H2O। इसके साथ ही जिप्सम भी याद रखें। देखिए, जिप्सम भी एक क्या है? अन्य लवण होता है, और इसमें भी क्रिस्टल का क्या होता है? जल होता है। तो यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। अब यहाँ पर रासायनिक नाम जो है ये आप याद रखें। तो CuSO4 जो है काफर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है, और CaSO4.2H2O ये किसका रासायनिक नाम होता है? जिप्सम का होता है। अब अगला हो जाएगा यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? देखिए, यहाँ पर मैं जिप्सम के अगर प्रयोग आपको बताना चाहूँ तो जिप्सम का प्रयोग एक तो किस में होता है? सीमेंट निर्माण में होता है। सीमेंट निर्माण में जिप्सम का जो है प्रयोग किया जाता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में भी सीमेंट का जो है जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? देखिए, जब जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो यह जल के अणुओं को त्याग देता है। तो जिप्सम जब जल के अणुओं को त्यागता है तो उसे ही
जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो जिप्सम को जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो ये जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट जो है वो बनाता है, राइट। और इसी CaSO4.12H2O इसे ही क्या कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। यहाँ पर CaSO4 2H2O है, राइट, 2H2O है तो वो जिप्सम का सूत्र होगा। और इस 2 की जगह पर अगर यहाँ पर हाफ आ जाता है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध जो है हाइड्रेट हो जाएगा, या अंग्रेजी में कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेटेड हो जाएगा, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो एक सपूत चूर्ण होता है, लेकिन जैसे ही इसमें हम जल मिलाते हैं तो ये पुनः ठोस बन जाता है, और ठोस बनकर ये क्या होता है, मजबूत हो जाता है। यही कारण है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पहले हड्डियों को व्यवस्थित करते हैं और फिर उस पर जो है पाउडर छिड़क कर जो है पट्टी कर दी जाती है, और वो आखिर में जाकर क्या होती है, ठोस हो जाती है, जिससे जो हड्डी है वो व्यवस्थित रूप से क्या होती है, जुड़ जाती है। इसके अलावा भी जो खिलौने हैं या सजावटी सामान बनाने में या गृह निर्माण बनाने में POP, राइट, मूर्तियां हैं, खिलौने हैं, बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं pH मान या pH वैल्यू क्या होती है, राइट। तो ये हमारे सिलेबस में मेंशन है, तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो pH मान अगर 3 नंबर में पूछा जाए, टिप्पणी पूछी जाए pH मान, तो pH एक संख्यात्मक मान है जो पदार्थों की अम्लीयता या क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। तो 3 नंबर के लिए सबसे सटीक परिभाषा, pH एक संख्यात्मक मापक होता है। तो pH मान एक संख्यात्मक मापक होता है जो पदार्थों की अम्लीयता या क्षारीयता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसके अलावा एक और परिभाषा जो हम लिख सकते हैं कि जो pH मान है, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित प्रति ग्राम हाइड्रोजन आयंस के सांद्रण के व्युत्क्रम का जो लघु गणक होता है उसको ही क्या कहता है, pH मान कहा जाता है। तो pH वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, लॉग, ये क्या हो जाएगा, लघु गणक। किसका लघु गणक, जो है हाइड्रोजन आयन के व्युत्क्रम को। तो किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित प्रति ग्राम हाइड्रोजन आयंस के व्युत्क्रम का लघु गणक ही क्या कहलाता है, pH मान होता है। ये फॉर्मूला याद रखना। तो किसी बिलियन, राइट, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित प्रति ग्राम हाइड्रोजन आयन के, राइट, व्युत्क्रम के लघु गणक को ही क्या कहा जाता है, pH वैल्यू कहा जाता है। या फिर pH मान एक संख्यात्मक मापक है जो पदार्थों में अम्लीयता एवं क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। जो pH का मान है वो 0 से 14 के बीच में होता है। यदि किसी बिलियन का pH मान, राइट, यदि किसी बिलियन का pH मान 7 है तो वो कैसा होगा, उदासीन होगा। 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। अब pH स्केल क्या होता है, सीधी सी बात है कि किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल विकसित किया गया है उसे ही pH स्केल कहते हैं। तो किसी भी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए जो स्केल विकसित किया गया है उसे हम क्या कहते हैं, pH स्केल कहते हैं। और pH स्केल में 1 से लेकर कहाँ तक, 14 तक मान होते हैं, राइट। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 7, चलिए। तो जो pH स्केल होता है, pH स्केल क्या होता है, किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए विकसित किया गया स्केल ही क्या कहलाता है, pH स्केल कहलाता है, राइट। और इसमें जो टोटल अंक होते हैं वो कितने होते हैं, 14 होते हैं, 9, क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इसमें से भी जो 7 है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। और ध्यान रखें कि pH स्केल में
7 के बाईं तरफ जो है अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती है, और 7 के दाईं तरफ जो है क्षारीयता क्या होती है, बढ़ती है। बिल्कुल सीधा सा मान है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। तो जो पीएच स्केल में हमें ये तो पता है कि 7 से कम होता है तो वो अम्लीय पदार्थ होगा, 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि 7 से बाईं ओर जाने पर अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती है। अर्थात अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो उदासीन होगा, 6 है तो वो अम्लीय होगा, लेकिन कैसा, कम अम्लीय होगा, 5 है तो और अधिक अम्लीय होगा, 4 होगा तो और अधिक अम्लीय होगा, 3 है तो वो क्या होगा, प्रबल अम्लीय होगा, राइट। 3 अगर पीएच स्केल है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, अम्लीय है। 2 है तो और ज़्यादा, और 1 है तो और भी अधिक क्या है, अम्लीय है। इसका मतलब ये है कि आप ये ना समझें कि जो 6 है वो सबसे अधिक अम्लीय होगा, उल्टा 7 से बाईं ओर जाने पर अम्लीयता बढ़ती है, अर्थात 6 कम अम्लीय, उससे ज़्यादा अम्लीय, उससे ज़्यादा अम्लीय, 3 प्रबल अम्लीय, उससे ज़्यादा अम्लीय, पीएच मान 1, और उससे ज़्यादा अम्लीय क्या होगा, पीएच मान कितना होगा, 1। तो पीएच मान 1 क्या होगा, सर्वाधिक अम्लीय होगा, और पीएच मान 6 न्यूनतम अम्लीय होगा। वैसे ही यहाँ पर दाईं ओर जैसे जैसे जाएंगे क्षारीयता बढ़ेगी, 8 तो कम क्षारीय, 11 तो और अधिक क्षारीय, और 14 तो क्या हो जाएगा, प्रबल क्षारीय हो जाएगा। और इसमें भी पीएच मान में जो पी है वो क्या है, दरअसल पुंसास है, जो कि एक जर्मन शब्द है जो कि शक्ति का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। और पीएच में जो पी है वो पुंसास होता है जो शक्ति का प्रदर्शन करता है, अर्थात ये किसी भी विलयन में अम्ल या क्षार की प्रबलता को ज्ञात करने के लिए भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ पीएच स्केल से हम किसी भी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर 2 विलयन अम्लीय हैं या 2 विलयन क्षारीय हैं तो 2 अम्लीय विलयनों में सबसे अधिक अम्लीय कौन है, या 2 विलयन क्षारीय में सबसे अधिक क्षारीय कौन है, इसको भी जो है पीएच स्केल से मापा जाता है। अर्थात अगर हम समान सांद्रता के अगर 2 विलयन लें और उन दोनों विलयन में जिसमें H+ आयन की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो प्रबल अम्लीय होगा, और जिसमें H+ आयन की संख्या कम होगी वो कैसा होगा, दुर्बल अम्ल होगा, जिसको हम बहुत ही डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं। अब समझते हैं हम पीएच का महत्व, राइट। पीएच का महत्व कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अम्ल एवं क्षार की रासायनिक अभिक्रियाओं से हम ये समझ चुके हैं कि अम्ल एवं क्षार जो है विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं। और अगर प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, तनुकरण है, अगर आपको पीएच वैल्यू का भली भांति ज्ञान है तो आप उससे कई अच्छे कार्य कर सकते हैं या उसका महत्व ले सकते हैं। तो ये भी मुख्य परीक्षा में 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकती है कि पीएच को परिभाषित करते हुए उसको महत्व को बताइए। तो सबसे पहला महत्व तो यही हो जाएगा कि यदि आपको किसी भी अम्ल या क्षार की प्रबलता के बारे में जानकारी या पीएच मान की जानकारी है तो आप उस अनुसार जो है वो तनीकरण को कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी पीएच विलयन का मान जो है 3 है, इसका मतलब क्या है, ये प्रबल क्षारीय है। और अचानक से अगर आपने इस अम्ल को जल में मिला दिया तो बीकर के साथ साथ में भयंकर तरीके से आपका शरीर भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो तनुकरण जो है, तनुकरण करने में पीएच मान की मुख्य भूमिका होती है। तो तनुकरण करने में पीएच मान जो होता है उसकी भूमिका होती है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो सामान्य दृष्टि से, रासायनिक दृष्टि से तो पीएच मान का बहुत ही अधिक महत्व होता है, लेकिन सामान्य जीवन में अगर हम देखें तो जैसे क्या हो जाएगा, कृषि में महत्व हो जाएगा। अब देखिए, मृदा की पीएच वैल्यू भी निर्धारित होती है और सभी पेड़ पौधे एक निर्धारित पीएच वैल्यू में ही उनकी ग्रोथ होती है। अगर किसी मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता में परिवर्तन होता है तो उस मिट्टी में उगने वाली वनस्पति में भी क्या होगी, विपरीत प्रभाव पड़ेंगे। अगर कृषि में अत्यधिक कीटनाशकों का, रसायनों का या फिर
जो है उर्वरकों का, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जाता है। और अगर फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स के प्रयोग से अगर मिट्टी की अम्लीता में या क्षारीयता में वृद्धि होती है तो उससे उसमें जो जितनी भी फसलें बोई जाएंगी वो अच्छा उत्पादन नहीं देंगी। तो अगर हमें किसी मिट्टी की पीएच वैल्यू पता है तो उस पीएच वैल्यू के अनुरूप जो भी फसल होगी और जो भी उन्नत किस्म की फसल होगी उसको हम चुन सकते हैं। तो बोई जाने वाली जो फसल है उसकी किस्म में हो सकती है, राइट। उसमें कौन कौन से उर्वरक जो है मिला सकते हैं, कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, वो हम निर्धारित कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो मृदा हेल्थ कार्ड क्या होता है, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड होता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड में मिट्टी की पीएच वैल्यू की भी जांच की जाती है ताकि हम उसमें कौन सी किस्म की फसल बोएंगे, कितनी मात्रा में और कौन सा प्रकार का उर्वरक का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग जो है कृषि में किया जा सकता है। तो दूसरा हो जाएगा पाचन में। देखिए पाचन में जो अम्ल है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। हमारी आमाशय की जो अंदरूनी परत है उस पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है और जठर ग्रंथियों में जठर रस पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और इसी जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसकी प्रबलता बहुत ही अधिक होती है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर किसी वजह से अगर हमारे पेट में इस HCl अम्ल का स्त्रावण अधिक हो जाता है तो उससे पेट में जो है दर्द होने लगता है, राइट, जलन होने लगती है, पेट में दर्द होता है, जलन होने लगती है। और कई बार तो ट्यूमर भी जो है वो बन जाता है एसिडिटी की वजह से, राइट। और इस वजह से अगर जो है हमारी जो पीएच वैल्यू है हमारे जो गैस्ट्रिक जूस की, तो उसके आधार पर भी जो है हम हमारे जो है उदर की अम्लता को दूर कर सकते हैं, राइट। तो एक तरीके से पाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में पीएच वैल्यू का महत्व होता है। फिर पीएच में परिवर्तन के कारण क्या हो जाएगा, दंत क्षय हो जाएगा। देखिए दरअसल जो हमारे दांत हैं वो कैल्शियम फास्फेट से क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। और जैसे ही जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम पदार्थ ग्रहण करते हैं, अगर हम अलग अलग अम्लीयता या क्षारीयता की प्रबलता वाला भोजन ग्रहण करेंगे तो उससे दांतों का क्या होता है, क्षय होता है। जब कभी भी अगर मुख का जो पीएच वैल्यू है अगर वो 5.5 से कम हो जाता है तो उससे जो इनेमल है वो संचारित हो जाता है, राइट। और कारण क्या है कि जो अलग अलग जो भोज्य पदार्थों के जो जीवाणु होते वो अपघटित होकर अम्ल उत्पन्न करते, राइट। जैसे जो भी आप खाना खाते थोड़ा बहुत खाना दांतों के बीच में फंस जाता है और उसी फंसे हुए भोजन को जो जीवाणु है वो अपघटित करके अम्ल उत्पन्न कर देते हैं और उसी अम्ल की उत्पन्न की वजह से आपके दांतों में केविटी या दांतों का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है, राइट। तो यदि आप भोजन के बाद में, राइट, नियमित रूप से अगर ब्रश करते हैं या दांतों को साफ करते हैं तो उससे आपकी जो है दांतों का क्षय नहीं होगा, राइट। फिर अगला हो जाएगा अम्लीय वर्षा हो जाएगा। अब अम्लीय वर्षा क्या होती है, देखिए हमारे वायुमंडल में कई प्रकार की गैसीय ऑक्साइड्स होते हैं और वाहनों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कई गैसें वायुमंडल में होती हैं, राइट। और दिनों दिन जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा उतनी ही ज़्यादा मात्रा में इन गैसों की जो है मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ेगी। तो जब कभी भी वर्षा होती है तो कई बार ये जो जितने भी ऑक्साइड होते हैं, गैसीय ऑक्साइड, ये जल में घुलकर क्या होते हैं, पृथ्वी पर आ जाते हैं और इसी हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो कुल मिलाकर हम सीधी परिभाषा दे सकते हैं कि जब वर्षा का जल नीचे आता है तो ये गैसीय जो ऑक्साइड हैं ये जल में विलय होकर अम्ल का निर्माण करते हैं और जब अम्ल सहित जो वर्षा होती है या अम्ल सहित वर्षा पृथ्वी पर होती है तो उसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। सामान्य रूप से जो वर्षा के जल का पीएच वैल्यू होता है वो 5.6 होता है, परंतु यदि वर्षा के जल की पीएच वैल्यू 5 से कम हो जाती है तो उसे ही हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। जैसे समझिए CO2 जब जल की बूंदों से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, वो
कार्बोनिक अम्ल बनाएगी। वैसे ही SO2, राइट, जब जल की बूंदों से क्रिया करेगी तो वो क्या बनाएगी, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगी, और सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, राइट। और जब कभी भी अम्लीय वर्षा होगी तो अम्लीय वर्षा से जितने भी भवन हैं, बिल्डिंगें हैं, पेड़ पौधे हैं, राइट, उन सभी की पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होगा, परिवर्तन आएगा। जो भवन है, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनकी चमक चली जाएगी। जैसे ताजमहल की जो है चमक खोती जा रही है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर अम्लीय वर्षा होती है। साथ ही साथ जो पुरानी भवनें हैं, ऐतिहासिक भवन है, अम्ल के प्रभाव में वो संक्षारित हो सकते हैं। साथ ही साथ जो अम्लीय वर्षा की वजह से जो अम्लीय वर्षा है वो मिट्टी का क्या कर देती है, उदासीनीकरण कर देती है। अगर क्षारीय मिट्टी है और अम्लीय वर्षा है तो वो उदासीनीकरण हो जाएगा, और उस वजह से मिट्टी भी जो है वो क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। फलस्वरूप जो पौधे हैं और जिन पौधों के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है, इस पर प्रभाव पड़ता है, और भी कई अन्य समस्याएं होती हैं। तो ये हमने यहाँ पर इस लेक्चर में pH वैल्यू के बारे में भी और महत्व के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।